Good morning, students. Today I will further continue the third chapter of history. As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Shamant, aristocrat, and rich landlords to accept their authority. जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी, the state bought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. स्थानीय सामंतों से भी कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. There were three types of taxes. First, on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasants' produce. Second, on cattle, and third, on houses. कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय तीन तरह के कर थे। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा था मवेशियों पर और तीसरा घरों पर। It is important to remember that large parts of the subcontinent remain outside the control of Delhi Sultans. यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India. दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। The entire region became independent. Even in the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate force could not penetrate. यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी
घने जंगलों वाले क्षेत्र थे और जिनमें बैठने से सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। The Mongols under Chengiz Khan invaded ट्रांसऑक्सियाना, जो कि इस समय आधुनिक उज्बेकिस्तान है, इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 and the Delhi Sultanate forced their onslaught soon after. चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq rule. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। This forced the two rulers of mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फीचर्स we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan to capture Mongol. इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। Unlike Alauddin's defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था,
वहीं पर मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। द सल्तनत in the 15th and 16th centuries। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। टेक a look at table 1 again। तालिका 1 को फिर से देखो। You will notice that after the Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526। तालिका 1 को फिर से देखें तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and proper capitals। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered। इस काल में स्थानीय स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह यानी 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530 to 1540, 1555 to 1556। शेर शाह सूर जो कि 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जिसने कि 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया।
Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया. All through the Shuri dynasty ruled for only 15 years, 1540 to 1555, 1540 से 1555 तक. It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों को अपनाकर उन्हें और भी शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन became the model followed by the great Emperor Akbar 1556 to 1605 when he consolidated the Mughal Empire. महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था. The three orders, the peace of God, knights and the crust. तीन श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुग. The idea of the three orders was the first formulated in France in the early 11th century. तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया. It divided society into three classes: those who played, those who fought, and those who tilled the land. इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग. This division of society into these orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society. तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था. इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी. This helped the emergence of new warrior group called knights. इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा. इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था. The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God, the
attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of जेरूशलम। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग भी करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें और कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। This led to series of campaigns called the Crusades. These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। Originally these knights did not belong to the class of nobles, but by the end of the 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten by the 12th century nobles also wanted to be known as knights. ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। थैंक यू।